हेलो एवरीवन, ये सर्विनेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के प्रिपरेशन पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को कवर अप कर दिए थे। आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा यूनिट वन का इससे पहले जितने भी सारे टॉपिक है ऑलमोस्ट सभी कवर अप हो चुके हैं और हमारे ऐप में अवेलेबल है। आप चाहे तो इसको आराम से यूज़ करके देख सकते हैं और आपका प्रिपरेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए आज का मेन कंटेंट पे चलते हैं, जो है हमारा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन पे ना आपको चीज़ें सिर्फ एक दो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बाकी चीज़ें सेम ही है। याद करके रखना है कि आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो है आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक्स जो आप लेंगे वो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से बनाया गया फंक्शन, तो डेफिनेटली ये एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ चीज़ें आपको नोटिस करना पड़ेगा। ये हेवी टेल है। हेवी टेल होने का मतलब है आपका ये अगर सिमेट्रिक भी होता है तो पिक्ड है, और यहाँ पर भी लंबा लेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको लंबा लेज लेफ्ट में और राइट में बोथ साइड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें चीज़ें क्या होता है कि इसका हेवी टेल है, डिफाइन अनडिफाइंड मीन है, मीन इसका डिफाइन नहीं है, वेरिएंस भी डिफाइन नहीं है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन वेरिएंस डिफाइन नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप अगर सैंपल लेते हैं बहुत सारा और उसका सैंपल मीन निकालते हैं तो नॉर्मल को अप्रोच करेगा रिगार्डलेस द पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब आप कहाँ से सैंपल ले रहे हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर आपने बहुत सारा सैंपल ले लिए x1 x2 इस तरह से xn सैंपल ले लिए और सोचो कि ये वेक्टर के फॉर्म पे ले लो, तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर बहुत सारा सैंपल, इसके अंदर बहुत सारा सैंपल, और उसके बाद अगर आप x बार लेते हो तो आप चाहे ये सैंपल किसी भी जगह से लो, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से लो, व्हाट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता नहीं, लेकिन अगर आपने बहुत सारा सैंपल ले लिया है और इस सैंपल का सैंपल में एक्स बार कैलकुलेट कर लिया है तो डेफिनेटली आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोच करेगा। ये था हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आपको बोला गया है ये कब हो सकता है, ये हो सकता है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक्स बार जो है वो कभी भी कॉची नॉर्मल नहीं बनेगा, वो अगेन ये जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो यही डिफरेंस है, नॉर्मल के साथ मैच नहीं करता, मतलब कन्वर्जेस टू द फिक्स्ड वैल्यू नहीं आता है, कन्वर्जेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इटसेल्फ हो जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, इसके थ्रू ही ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म किया गया है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अब डेफिनेशन में आपको चीज़ें दिखाई पड़ेगा कि एक स्केल पैरामीटर एक लोकेशन पैरामीटर है। स्केल पैरामीटर आपका वो भी पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, और ये जो है ये है लोकेशन पैरामीटर। तो दो पैरामीटर है और इसका पीडीएफ फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स 1/5y। ये y जो है आप ये गामा जो है, ये गामा है आपका स्केल पैरामीटर, और यहाँ पे जो x0 लिखा गया है, कभी कभी थीटा भी लिख देते हैं, तो ये है आपका लोकेशन पैरामीटर। दो ही पैरामीटर है, 1 + x - x0/γ² और x का रेंज जो होगा -∞ टू +∞। अभी जो चीज़ें आपने पढ़ा था, जो ग्राफ मैंने दिखाया था, तो ये लॉन्ग टेल होने का मतलब है कि बीच में से ये बहुत शार्प है और लेफ्ट और राइट में इसका लंबा लेज। देखो इस तरफ भी लॉन्ग टेल, इस तरफ भी लॉन्ग टेल, और ये स्पेडनेस ना बहुत लेस है। तो इस तरीके से आप इसको समझ जाओगे कि ये आपके पास कॉची डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब देखो ये जो x0 है ये दोनों को आइडेंटिफाई करेगा, मीडियन भी और मोड भी। तो x0 आपका बीच में किसी जगह पे रहेगा, तो ये आपका मीडियन और मोड दोनों को, md और mo दोनों को आइडेंटिफाई करेगा। ये है स्केल पैरामीटर। अब देखो आप अगर स्केल पैरामीटर और लोकेशन पैरामीटर का वैल्यू चेंज करते हो, मतलब इस x0 को अगर आप 0 ले लेते हो, ये वाला वैल्यू 0 ले लेते हो और ये वाला वैल्यू 1 ले लेते हो, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे एफ ऑफ एक्स बन जाएगा कुछ ऐसा। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा देखिए कि बेल शेप होगा मच फ्लैटर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल में अगर आपको चीज़ें कुछ इस तरीके से मिल रहा होता था तो इसमें थोड़ा सा और फ्लैट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो फ्लैटर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हेवी टेल है, इस साइड में भी लंबा लेज होगा, इस साइड में भी लंबा।
आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हेवी टेल है। सिमेट्रिक अबाउट x0 मतलब बीच में जो वैल्यू है वही x0 है, उसी को आप मीडियन भी लेंगे, उसी को आप मोड भी लेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्विंग इन द एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, तो ये क्योंकि ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन करता है तो लास्ट में जाकर आपको प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है हाई देखने के लिए मिल सकता है इन साइड ऑफ आउटलेयर। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अब एक है रियल लाइफ एग्जांपल, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ, एक हल्का सा चीज़ है। एक्चुअल में ये सारा चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में यूज़ किया गया था। देखना, आपको लॉरेंस के नाम से भी इस डिस्ट्रीब्यूशन को पुकारा जाता है। तो लॉरेंस कर्व आपने ये भी पढ़ा होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिजिक्स से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो उस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो मैं उस तरीके का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सोचो आप सॉइल मॉइस्चर कैप्चर कर रहे हो कि किसी एक डैमेज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से। तो आपके पास दिक्कत है, मॉइस्चर तो कलेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास डैमेज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है। तो आप मोस्ट ऑब्जर्वर आर क्लोज टू द ट्रू मॉइस्चर, मैक्सिमम आपका क्या होगा, क्लोज टू द ट्रू मॉइस्चर। तो एक्चुअल जो वैल्यू है उससे आसपास आएगा। ओकेजनली द सेंसर प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लार्ज एरर, तो कभी कभी क्या करता है, जो आपका ख़राब मशीन है वो एक्सट्रीमली लार्ज एरर क्रिएट कर देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आपका इंटरफियरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड ऑल दैट, ठीक है। अब द रेयर रेट ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ओकर मच मोर फ्रीक्वेंटली देन द प्रिडिक्टेड बाय ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने जो सोचा था कि सर मेरा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन प्रोड्यूस कर देता है या एक्सट्रीम वैल्यू प्रोड्यूस कर देता है, बड़ा रेयर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप ये एक्सट्रीम मतलब फ्रीक्वेंटली कर रहा है, ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली। तो ऐसे केसों में आपके पास अगर मेजरमेंट एरर आर ऑफन बेटर अप्रोक्सीमेशन बाय कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तब आप रियल सिनेरियो को ऑब्जर्व करने के लिए कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का मदद ले सकते। तब आप रियल सिनेरियो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके डिवाइस में मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम आपका गड़बड़ वैल्यू आ रहा है, मतलब सही वैल्यू नहीं आ रहा है। तब ऐसे केस में आप हेल्प ले सकते हैं कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का टू गेट द एक्चुअल वैल्यू। तो इस तरीके से आप एग्जांपल मन में रख सकते हैं और उसके बाद मैथमेटिकल फंक्शन। अब देखो, जो चीज़ आपको पता है कि क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, या आप बोलते हो कि सर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये CDF जो भी आपको पढ़ना है, f ऑफ x का वैल्यू है 1/2 1/π tan इनवर्स x - x0 बाय गामा। तो ये वैल्यू आपको याद करके रखना है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसका मीन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है सर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मीन का फॉर्मूला जानते हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब x f ऑफ x dx, रेंज बैठाया हुआ है और यहाँ पे आपने f ऑफ x का वैल्यू पुट किया है। f ऑफ x मतलब 1/1 + x²। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट कर लेते हो तो अंत में आपके पास ये इंटीग्रेशन बचेगा, बाकी कांस्टेंट चीज़ें बाहर है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ई ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वेरिएंस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत होगा। तो और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा 2 टॉपिक मैंने लिखा हुआ है और हाईलाइट करके रखा है आपके लिए कि मीन किस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट नहीं करता है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम पे। अब देखो, हेवी टेल के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बोल दिया है, मीन वेरिएंस ये सारा कुछ अनडिफाइंड है। मीडियन एग्जिस्ट करता है और मोड भी एग्जिस्ट करता है x0 पे, और सिमेट्रिक है अबाउट x0। तो x0 के लेफ्ट साइड में जितना वैल्यू, राइट साइड में भी उतना ही वैल्यू 0.5। ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया है। अब एक चीज़ आप देखोगे, सैम्पल मीन इज अनस्टेबल, वही जो CLT के रिगार्डिंग में बोल रहा था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये सेम ही चीज़ है। तो आप देखोगे x1 x2 xn आपके पास है इंडिपेंडेंट कॉची रैंडम वेरिएबल। अगर आप x बार देखते हो तो x बार आपके पास क्या होगा, x बार फॉलो करता है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। अनलाइक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज नेवर स्टेबिलाइज। तो आपके क्या होता है कि जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप बोल सकते हो कि वो CLT को फॉलो करेगा, इस केस में कभी भी स्टेबिलाइज नहीं होता है, मतलब स्थिर वैल्यू पे नहीं आता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर, आप नॉर्मल के केस में देखना, सैम्पल मीन अगर बड़ा हो रहा है तो पॉपुलेशन मीन को अप्रोच करेगा, लेकिन कॉची डिस्ट्रीब्यूशन पे दोबारा कॉची पे ही कन्वर्ज हो जाता है।
तो ये चीज़ें टेबुलेटेड फॉर्म में है। लाइट टेल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हेवी टेल कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल का मीन एग्जिस्ट करता है, इसका मीन एग्जिस्ट नहीं करता। वेरिएंस एग्जिस्ट करता है नॉर्मल का, कॉची का वेरिएंस भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सैंपल मीन कन्वर्ट्स करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और कॉची का नहीं करता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको ये चीज़ें याद करके रखना पड़ेगा। एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये है हमारे पास रिलेशनशिप। अगर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हो विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस इज नथिंग बट द कॉची डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको याद करना है कि अगर आपका नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले रहे हो, वो किसको अप्रोच करता है, वो आपके कॉची डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर दो इंडिपेंडेंट आपके पास नॉर्मल वेरिएट हो, जैसे एक्स नॉर्मल फॉलो कर रहा है, वाई भी नॉर्मल फॉलो कर रहा है, तो एक्स बाई वाई जो है वो आपके कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो ये चीज़ें आप लोग मतलब याद रखना पड़ेगा। कॉची विथ 0 1 मतलब स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में मैंने बहुत बार देखा है, तो आप इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो लॉरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फिजिक्स में इसको जैसे मैंने बोला भी था स्टार्टिंग पे, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज द लॉरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन फिजिक्स। अब स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट CLT मैंने बोल दिया है। लिमिटिंग फॉर्म, जैसे लिमिटिंग फॉर्म मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम को होल्ड नहीं करेगा, जैसे नॉर्मल गामा एक्सपोनेंशियल करता है ऐसे आपका कॉची डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो इसलिए इसका लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब CLT होल्ड नहीं करता। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ आपको 1/5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना है। तो यही चीज़ें हैं जो आपका स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है और आपको याद भी रखना है। तो ये इसका सही आंसर बैठेगा। एक्सप्लेनेशन के लिए नोट्स आप देख सकते हो। एक्स फॉलोज कॉची डिस्ट्रीब्यूशन विथ 0 1, अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 उसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है क्योंकि ये आपका क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्स का रेंज -∞ टू +∞ है। और आपका ग्राफ अगर ऐसा आता है, चाहे ऐसा है या ऐसा है, हेवी टेल अगर ऐसा आता है आपका कार, तो आपको पता है कि ये वैल्यू अगर x0 भी मान लो या 0 मान लो, तो इस तरफ आपका 0.5 रहेगा और इस तरफ 0.5। तो ये वैल्यू लेस देन 0 जो है वो 0.5 को, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इस साइड एंड दिस साइड अगर ऐड करते हो तो आपके पास 1 आना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली आप इससे भी प्रूव कर सकते हो। आपके पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स, जैसे मैंने f ऑफ x आपको बोला था, f ऑफ x मतलब CDF मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो चीज़ें मैंने आपको बोला था उसी पे ही ये फॉर्मूला था कि आप चाहे तो इस tan के मदद से भी ये कर सकते थे। तो ये एक ऐसा था कि f ऑफ x जो है 1/2 प्लस 1/5 और ये है tan इनवर्स आपके पास x माइनस x0 डिवाइडेड बाई गामा। तो अगर इस तरीके से था x माइनस x0 डिवाइडेड बाई गामा। तो अगर आपके पास ये है तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, हाफ का हाफ रहेगा, 1/पाई का वैल्यू 1/पाई रहने दीजिए, और tan इनवर्स आप देखेंगे तो tan इनवर्स tan 0 का मतलब है tan, यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया है ना, यही आपका f ऑफ 0 है। तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो tan इनवर्स tan 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan 0 का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स tan 0 का वैल्यू ये वाला वैल्यू होता है, तो ये 0 है। तो हाफ प्लस हाफ इंटू 0, तो ये वैल्यू हाफ मतलब 0.5। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। अगर ऐसा दिया गया है तो आप दोबारा से सेम फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि एफ ऑफ एक्स की मदद से आप कर रहे थे, सेम आप कर लो कि सर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला रहता है हाफ प्लस 1/2 1/पाई, पहला वाला हाफ दूसरा वाला पाई, ये है tan इनवर्स, और यहाँ पे है tan आपका x, tan इनवर्स tan x और ये वैल्यू। तो अगर आपका लेस देन 1 पूछा गया है
तो आपको यहाँ पे 1 पुट करना है। अगर आप 1 पुट करते हो तो 1/2 प्लस 1/पाई tan इनवर्स यहाँ पे 10 आपका हो जाता है पाई। तो x है, x के जगह पे आप लिखोगे क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या है f(1) है, तो f(1) मतलब आप 5/4 लिख सकते हो। तो tan इनवर्स 10 पाई/4 का मतलब आपके पास 5/4 होगा। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या रहेगा 1/2 प्लस 1/5, ये दोनों मिला के वैल्यू क्या आता है tan इनवर्स 10x मतलब x। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 5/4। कैंसिल आउट करो 1/2 प्लस 1/4 तो आपके पास आ जाएगा 3/4 मतलब 0.75। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट बैठेगा। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए और धीरे धीरे आप इस चीज़ों को सॉल्व कर पाओ। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है x1 x2 xn अगर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड कॉची रैंडम वेरिएबल है तो x बार क्या फॉलो करेगा। जैसे आपको पता है कि ये CLT होल्ड नहीं करेगा तो अगेन ये क्या करेगा, ये जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा वो स्टैंडर्ड 0 1। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि दिस विल अगेन फॉलो द कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है आपके नोट पे। x कॉची फॉलो कर रहा है, x स्टैंडर्ड नॉर्मल, y भी स्टैंडर्ड नॉर्मल, x/y तो आपने अभी अभी पढ़ा होगा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में 0 1 इसको फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, दो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो आपका स्टैंडर्ड कॉची होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो x ग्रेटर देन 0, जैसे लेस देन 0 का वैल्यू 0.5 तो ग्रेटर देन 0 का वैल्यू भी आपका 0.5 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट बैठ जाएगा। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोला जा रहा है x फॉलो कर रहा है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ये है 5, ये है आपके पास 2। द मीडियन आपके पास x0 होता है तो पहला वाला x0 है और दूसरा वाला अगर आप गामा लिखते हो तो गामा है। तो x0 का वैल्यू अगर 5 दिया हुआ है तो इसका मीडियन तो x0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बैठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। Which of the t distribution is exactly equivalent to the standard Cauchy distribution। तो आपको पता है अगर t 1 होता है तो ये फॉलो करता है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका मतलब है अगर t विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही आपका कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको पूछा गया है x फॉलो स्टैंडर्ड कॉची, अच्छी बात है। तो लेस देन और इक्वल टू -1 के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेस देन इक्वल टू -1 के रिगार्डिंग अगर पूछता है तो आप इससे करो f(-1) अगर करते हो तो पहला है हाफ और इसके बाद आपका प्लस यहाँ पे 1/5 tan इनवर्स आपका क्या होता है कि tan इनवर्स 10 यहाँ पे -1, तो -1 का वैल्यू होता है 10 पाई/4 का। तो आप इसमें से वैल्यू लिख सकते हो कि हाफ प्लस 1/5 यहाँ पे आएगा -5/4। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू होता है -tan इनवर्स 10 -5/4। तो अगर आप इस वैल्यू को एक साथ में देखोगे तो आपके पास सिर्फ इन दोनों को मिला के क्या आएगा -5/4। तो हाफ -5/4 और इंटू 1/5, तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 - 1/4, तो यहाँ पे आपके पास 1/4 बचेगा तो 0.25। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। तो आप इस f(x) के फॉर्मूले की मदद से इसको कर सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेशन अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हो। Which of the following is the statement is false regarding the Cauchy distribution। तो कौन सा फॉल्स है वही सही आंसर होगा। मीन डज नॉट एग्जिस्ट सही है, वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता सही है, मीडिएशन इज द लोकेशन पैरामीटर x0 सही है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम इम्प्लाइज द सैंपल मीन कन्वर्जेस टू पॉपुलेशन मीन, ये इस पे नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मीन एग्जिस्ट नहीं करता, वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता, MGF एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। होप आपको चीज़ें समझ में आ गया है। किसी भी जगह पे दिक्कत फील कर रहे हैं तो आप तुरंत ही मुझे टेक्स्ट करके बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।